गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे संसाधनों की परिभाषा और वर्गीकरण। टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने विभिन्न भूगोलवेताओं के द्वारा जो संसाधन की परिभाषाएं दी गई हैं और संसाधन की प्रकृति जो है उसके बारे में बात करी थी। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हम आज। और अब हम बात करते हैं कि संसाधन जो हैं उनके विभिन्न संघटक क्या हैं संसाधनों के। तो संसाधनों का जो संघटक हैं उनको हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आते हैं भौतिक तत्व। भौतिक तत्व से तात्पर्य है जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं और जो कि अजैविक है, जिनमें कि जीवन नहीं है। इसमें विभिन्न स्थल रूप जैसे जिसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां आदि आते हैं। फिर खनिज, विभिन्न प्रकार की शैलें, आग्नेय, अवसादिक, आयंत्रित, मिट्टियां, जलाशय, जलाशयों में आपके सागर, महासागर, नदियां, झीलें, तालाब सब आ गए। फिर प्राकृतिक वनस्पति, सागरीय लहरें, धाराएं, ज्वार भाटा, सूर्य तप, वर्षण, आर्द्रता, ये सारे जो तत्व हैं ये भौतिक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जैविक तत्वों की। जैविक तत्व यानी कि जो कि हमें, जिनके अंदर जीवन है और जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं। प्रकृति द्वारा प्रदान जीवित जो चीजें हैं, जैसे कि मुख्य रूप से इसके अंतर्गत आता है प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति में विभिन्न प्रकार की वृक्ष, घास, झाड़ियां, शैवाल आदि, और जीव जंतु में थलचर यानी वे जीव जो स्थल के ऊपर चलते हैं, जलचर जो जल में रहते हैं, नभचर यानी कि जो आकाश में उड़ते हैं, और थल व जलचर यानी कि वो जीव जो कि स्थल भाग पे रहने के साथ साथ जल भाग में भी रहते हैं, सागर में भी रहते हैं। इसके बाद तीसरा तत्व आता है मानवीय तत्व। मानवीय तत्व यानी कि मानव, जनसंख्या। ठीक है, तो इसमें शामिल है जनसंख्या, जनसंख्या के कितनी जनसंख्या है, उसके वृद्धि, वितरण, घनत्व सब आ गया इसमें। फिर ग्रह यानी अधिवास, अधिवास यानी कि ग्रामीण और नगरीय अधिवास, दोनों प्रकार के अधिवास शामिल हैं। यातायात के साधन जिसमें कि रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग सब आ गए। संचार के साधन, कृषि संबंधी तत्व, उद्योग संबंधी तत्व, व्यापारिक प्रतिष्ठान, संग्रहालय, सांस्कृतिक व राजनीतिक विभिन्न संस्थाएं जो हैं वो सब आती हैं मानवीय तत्वों के अंतर्गत। इस प्रकार संसाधनों के जो संघटक हैं वो 3 वर्गों में विभाजित है। भौतिक तत्व जो कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त अजैविक तत्व शामिल हैं इसमें। फिर है जैविक तत्व जो प्रकृति प्रदत्त जैविक तत्व यानी कि जिनमें जीवन है, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु। और तीसरे आते हैं मानवीय तत्व यानी कि मनुष्य, मनुष्य से संबंधित है। ठीक है, अब हम देखते हैं संसाधनों के वर्गीकरण को। संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो विभिन्न आधारों के ऊपर किया जाता है। जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण जो पर्यावरणीय तत्व हैं उनके संसाधनों की उपलब्धता के ऊपर, उनकी उपयोगिता, उनकी नव्यकरणीयता आदि विभिन्न आधारों के ऊपर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है, जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें इस आरेख में, तो संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो विभिन्न आधारों पर किया जाता है। जैसे उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जो किया जाता है उसमें आते हैं नव्यकरणीय, अनव्यकरणीय और चक्रीय संसाधन। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 वर्गों में बटे हुए हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। उद्देश्य के आधार पर संसाधनों वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है, ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ। ऊर्जा संसाधन में भी 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है उनको। एक है समाप्य यानी कि जो समाप्त हो जाते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, खनिज तेल आदि। और दूसरे आते हैं असमाप्य संसाधन यानी कि वो ऊर्जा के संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा इतनी मात्रा में प्रदान किए गए हैं जो कि समाप्त नहीं होंगे, जैसे कि पवन ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, जल ऊर्जा, जल विद्युत जो है वो। ठीक है, अब कच्चा माल अगर हम देखें तो कच्चा माल जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ है, खनिज
कच्चा माल के रूप में हम खनिज पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे लोह अयस्क, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। वनस्पति जो है प्राकृतिक और कृषिगत वनस्पति के जो वो है उनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है विभिन्न उद्योगों में। और पशु और जीव जंतुओं को भी कई उद्योग धंधों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, समुद्री जीवों को, जंगली जीवों को आदि, पालतू जीव को। ठीक है। और फिर हम इसमें तीसरा वर्गीकरण आता है उत्पत्ति के इसमें उद्देश्य के आधार पे, खाद्य पदार्थ। इसमें खनिज भी आ गए, जैसे नमक है वो भी खाद्य पदार्थ है। फिर वनस्पति आ गए, जैसे विभिन्न खाद्यान्न, सब्जियां, है ना, ठीक है, विभिन्न जो गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, सब्जियां, कंदमूल, ये सब आ गए हमारे वनस्पति में। फिर पशु और जीव जंतु, वो भी खाद्य पदार्थ के रूप में, उनसे भी हमें बहुत से पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, मांस, अंडे आदि। ठीक है, इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले पर्यावरणीय तत्वों के आधार पे जो संसाधनों का वर्गीकरण है उसके बारे में। तो पर्यावरणीय तत्व संसाधन के मौलिक आधार है। ठीक है, मौलिक आधार है पर्यावरणीय तत्व, जिसके आधार पे संसाधनों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है, अजैविक संसाधन और जैविक संसाधन। तो हम सबसे पहले देखते हैं अजैविक संसाधन। अजैविक यानी कि मतलब ऑपोजिट ऑफ जैविक, यानी कि जिसमें जीवन नहीं है। ठीक है, यानी भौतिक संसाधन जो है वो श्रेणी में आते हैं। ठीक है, भौतिक संसाधन, अकार्बनिक संसाधन, जिसमें कि भौतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्व जो है वो शामिल है। इसमें जीवन क्रिया नहीं होती है तथा नवीनीकरण जो है वो भी इनका संभव नहीं है। ये समाप्त संसाधनों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि अगर हम इनका अत्यधिक मात्रा में और अंधाधुंध दोहन करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये संसाधन जो है वो समाप्त भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें पोषणीय या अनुपातिक दोहन ही इनका अनिवार्य है। मतलब हमें इनका सोच समझ के इनका उपयोग और इनका दोहन इनका करना चाहिए। ये प्रकृति प्रदत्त संसाधन हैं और इनके वितरण में असमानता मिलती है। मतलब सब जगह पे एक समान मात्रा में अजैविक तत्व मौजूद नहीं है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्रा में वो विद्यमान होते हैं। जैसे अगर हम देखें जलाशय, तो जो समुद्री किनारों पे जो स्थान स्थित है वहां पर तो जल संसाधन है। ठीक है, समुद्र तट के किनारे पे वो स्थित है, लेकिन जो महाद्वीपीय स्थिति वाले क्षेत्र है वहां पर तो समुद्र तट है ही नहीं आसपास, तो वहां पे जल का अभाव है। ऐसे ही अगर हम देखें कि जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पे अधिक मात्रा में मिलते हैं, कहीं पे कम मात्रा में मिलते हैं। तो ऐसे अगर हम छोटा नागपुर के पठार को देखें तो वो खनिज संसाधनों की दृष्टि से मतलब बहुत अधिक संपन्न क्षेत्र है, जबकि अगर हम पश्चिमी यूपी को देखें तो या फिर पंजाब को देखें तो वहां पे खनिज संसाधनों की तो कमी है, लेकिन वो कृषि की दृष्टि से उन्नत अवस्था में है। ठीक है, तो इसमें स्थल रूप, जलाशय, जलवायु के विभिन्न तत्व, शैल, खनिज पदार्थ, मिट्टियां आदि अजैविक संसाधन के उदाहरण हैं ये। और आज भी इन संसाधनों में भूमि, जल और खनिज जो हैं वो अधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। दूसरे आते हैं इसमें जैविक संसाधन। जैविक संसाधन यानी कि जीवन है जिनमें। ठीक है, तो इसमें शामिल हैं वनस्पति, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और मनुष्य स्वयं जैविक संसाधन है। तो ये सारे आ गए हमारे जैविक संसाधनों के अंतर्गत। जैव मंडल में स्थित अपने निश्चित जीवन चक्र को पूरा करने वाले जो संसाधन हैं वो जैविक संसाधन कहलाते हैं। कोयला और खनिज तेल, ये जो दोनों हैं ये भी जैविक संसाधन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि कोयले का निर्माण कैसे होता है कि बहुत लंबे समय तक जब वनस्पति मतलब सड़ गल कर पृथ्वी की चट्टानों के नीचे वो दब जाती है, उसके ऊपर मिट्टी और वगैरह आ जाती है, तो बहुत लंबे करोड़ों वर्षों बाद वो सड़ गल के वो वनस्पति के जो पदार्थ होते हैं वो सब फिर धीरे धीरे समय के साथ वो कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उनका निर्माण किससे हुआ है? एक तरह से जैविक तत्वों के द्वारा। ठीक है, तो इसीलिए कोयला और खनिज तेल जो है वो भी जैविक संसाधनों की श्रेणी में आते हैं।
कुछ संसाधन तो इसमें क्या होता है, नवीकरणीय वाले होते हैं, नवीकरण जिनका संभव है, जैसे कि वनस्पति वर्ग, जबकि कुछ अनवीकरणीय होते हैं जैसे कि खनिज तेल, मतलब हम खनिज तेल एक बार खत्म कर देते हैं उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनको चल संसाधन भी कहते हैं। जैविक संसाधनों के वितरण में भौतिक घटकों की प्रमुख भूमिका होती है, जैसे उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु कहाँ मिलती है, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो कटिबंध है, जो क्षेत्र है पृथ्वी के ऊपर, वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। तो उस भाग में जो वनस्पति होती है वो सघन मात्रा में होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सूर्य का प्रकाश जो है वो अधिक मिलता है, ठीक है, सूर्य की किरणें जो होती है वो साल भर प्राप्त होती हैं। दूसरा, उस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, तो वनस्पतियों के मतलब अधिक विकास के लिए सूर्यताप और वर्षा दोनों चीजें आवश्यक है। तो इस वजह से वहां पर क्या है, वनस्पति सघन मात्रा में मिलती है। जबकि अगर हम टुंड्रा क्षेत्र देखें, वहां पे बर्फ जमी होती है ध्रुवों के पास, ठीक है, तो 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों से ध्रुवों के तरफ, तो वहां पर क्या होता है, बर्फ की मात्रा अधिक होने के कारण वनस्पति का अभाव होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न जो भौतिक तत्व और घटक होते हैं वो इन जैविक संसाधनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब अगर हम दूसरा देखें, उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण, ये तो हमने बात करी पर्यावरणीय तत्वों के आधार पर, जिसके आधार पर हमने दो वर्गों में संसाधनों को बांटा, अजैविक संसाधन यानी जिनमें जीवन नहीं है, और दूसरे जैविक जो जीवन है जिनमें। अब हम बात करते हैं संसाधनों के उद्देश्य के आधार पर संसाधनों की वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। इसके आधार पे जो संसाधनों को बांटा गया है उसमें पहला लेते हैं हम ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो ऊर्जा हमें किस लिए चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता हमें विभिन्न कार्यों के लिए होती है, जैसे कि यातायात के साधनों को उसके संचालन में, विभिन्न उद्योगों और अन्य यांत्रिक कार्यों में भी हमें ऊर्जा की और शक्ति का प्रयोग की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा के जो संसाधन होते हैं उन्हें किसी भी देश के विकास का मानक माना जाता है, विकास का मानक कहा जाता है, ठीक है। आर्थिक विकास की दर ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करती है, यानी कि कोई देश जो है वो आर्थिक दृष्टि से कितना अधिक विकास करेगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस देश के पास ऊर्जा के संसाधन जो है वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्जा के संसाधन जो होते हैं इन्हें दो श्रेणियों में हम बांट सकते हैं प्रकृति के द्वारा के जो संसाधन है उनको, एक तो समाप्य और दूसरे असमाप्य। समाप्य यानी कि जो समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि कोयला, खनिज तेल। असमाप्य यानी कि जो समाप्त नहीं होंगे, जैसे कि जल से जो विद्युत उत्पन्न की गई, जल विद्युत, सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न की गई, सौर ऊर्जा जो है, ठीक है, पवन ऊर्जा जो है, पवन चक्कियों से जो ऊर्जा प्राप्त की गई, तो वो आ गए असमाप्य के अंतर्गत। अब उद्देश्य के आधार पर ही दूसरा जो वर्गीकरण है वो आता है कच्चे माल के रूप में। कच्चा पदार्थ जो है वो औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार है, जिन्हें कि हम तीन उप विभागों में वापस बांटते हैं। खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ क्या होते हैं, जो भूगर्भ से खोद कर निकाले गए पदार्थ हैं, जैसे कि लोह अयस्क, गंधक, नमक, चूना पत्थर, बालू का पत्थर, विभिन्न प्रकार के जो खनिज तत्व आ गए वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। फिर इसमें दूसरा आता है वनस्पति। वनस्पति में क्या होता है कि प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त जो विभिन्न प्रकार की प्रमुख और गौण उत्जें होते हैं, जैसे कि लकड़ी, रेशेदार उत्पाद, रबड़, तेल, छाले, ठीक है, विभिन्न प्रकार के फल आदि। इसके बाद आता है पशु उत्पाद, जो है पशुओं से जो प्राप्त हो रहे हैं। इसमें कच्चे माल के रूप में खाल का भी प्रयोग किया जाता है विभिन्न उद्योग धंधों में। कुछ पशुओं के सींग का प्रयोग किया जाता है, उनसे चर्बी जो प्राप्त होती है, रेशम के कीड़ों से रेशम प्राप्त किया जाता है, ठीक है, पशुओं की हड्डियां, उनके बाल, उनके समूर जो होते हैं आदि का विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद उत्पादित पदार्थ, जैसे कि इसमें आते हैं रेशे। रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कपास का रेशा, पटसन का रेशा, सन का रेशा, बागानी रबड़ इसमें शामिल होता है, तिलहन के बीज शामिल होते हैं, ठीक है, तिलहन जो होते हैं उनके बीज,
और इत्र निकालने वाले जो विभिन्न फूल होते हैं वो भी उत्पाद पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार कच्चे माल के आधार पे हमने 4 भागों में विभाजित किया: खनिज पदार्थ, वनस्पति, पशुओं से प्राप्त पदार्थ और उत्पादित पदार्थ। तीसरा वर्गीकरण है उद्देश्य के आधार पे खाद्यान्न पदार्थ। ठीक है, मनुष्य जो है वो प्राचीन काल से खाद्य पदार्थों का संग्रह कर रहा है, वो उनका संग्रह करता है, उनको इकट्ठा करता है, उनका एकत्रीकरण करता है। तो इस आधार पे जो पदार्थ है, जो संसाधन, उनको 3 वर्गों में बांटते हैं: खाद्य पदार्थों के, खनिज, वनस्पति और पशु एवं जीव जंतु। तो इस प्रकार हमने देखा कि उद्देश्यों के आधार पर संसाधनों को 3 वर्गों में बांटा गया: ऊर्जा संसाधन, कच्चा माल और खाद्य पदार्थ। अब हम देखते हैं अधिकार व स्वामित्व के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि संसाधनों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला आता है अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक संसाधन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय यानी कि वैश्विक स्तर पर। ठीक है, तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो विश्वव्यापी संसाधन है, वो सबके लिए बराबर मात्रा में उपलब्ध है। जैसे पृथ्वी के ऊपर जो महासागर हैं वो एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संसाधन है, लेकिन इनका उपयोग जो है वो वही देश कर सकते हैं, कुछ सक्षम देश, यानी कि जिनकी सामुद्रिक स्थिति वाले जो देश है वो इनका अधिक उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा वैश्विक संसाधन हो गया अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक संसाधन, सूर्य का प्रकाश। वो भी सभी लोगों के लिए समान मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जो देश भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है, उष्ण कटिबंध में स्थित है, वो तो अधिक उन्हें सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, तो वो अधिक मात्रा में इसका उपयोग कर सकते हैं। जबकि जो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो या शीतोष्ण कटिबंध में जो देश स्थित है, वहां पे सूर्यताप अपेक्षाकृत रूप से कम है, तो वो उसका उपयोग कम मात्रा में कर सकते हैं। दूसरे आते हैं राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन से मतलब है कि किसी भी देश की सीमा में जो संपदा विद्यमान है वो उस देश की राष्ट्रीय संपदा है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें, हम ये बोलें कि भारत का जो मयूरभंज की खानी है वो भारत की मतलब राष्ट्रीय संसाधन है, राष्ट्रीय संपदा है। जैसे हम बोलें कि पेंसिल्वेनिया का जो कोयला क्षेत्र है वो यूएसए में स्थित है, तो वो यूएसए की राष्ट्रीय संपदा है, संसाधन है। ऐसे हम बोले कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो कालगुडी और कुलगार्डी सोने की खानी है वो कहाँ की होगी, वो ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगी। इसमें तीसरा आता है इस श्रेणी में व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन से आशय है वे संसाधन जो किसी व्यक्ति की निजी चल और अचल संपत्ति है, यानी कि उस संपत्ति के ऊपर सिर्फ उस व्यक्ति विशेष का अधिकार है और किसी का नहीं। ठीक है, तो ये तो बात हुई स्वामित्व के आधार पे। हमने अधिकार के आधार पे संसाधनों को 3 वर्गों में बांटा: अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, अब हम अपने आज के लेक्चर में यहीं तक बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जिमरमैन महोदय ने विभिन्न आधारों पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।